नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, सभी के लिए। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। इसके साथ ही जो लगातार DNYS 3 वर्षीय कोर्स स्कूल योगपीठ द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें GNYS फर्स्ट ईयर की क्लास शाम 7 बजे में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, प्राकृतिक चिकित्सक, राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आइए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। माइक ऑन कर ले सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका धन्यवाद इसलिए भी कि किसी संस्थान को करना अपने आप में बड़ी बात है। आप सबसे गुजारिश है म्यूट कर ले आप लोग, तो रन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसमें भी एक एक स्टूडेंट से बात करके कोरिलेट करना, कोरिलेशन डेवलप करना, सबको सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। एक तो होता परिवार चलाना, लेकिन ये कि बृहद आकार का परिवार हो जाता है, उसको चलाना और भी कठिन होता है। तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही सारा संभव हो पाता है। तो निश्चित तौर पर आप धन्यवाद के पात्र हैं, और हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही हम सबका सहयोग तो सेकेंडरी है, लेकिन प्रमुख आपका जो मेहनत है, आपका जो महत्वाकांक्षा है, आपका जो विजन है वो है, उसमें हम लोग छोटा छोटा सहयोग प्रदान करते हैं, और ये हमेशा करते रहेंगे। आप ऐसे ही आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। क्लास पे अभी तक जितनी क्लासें हमने की है उसके हिसाब से बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को मिला है, और मुझे उम्मीद है कि उसको आप लोगों ने आत्मसात भी किया होगा। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद क्या पढ़ा था? ब्लड। उसके बाद हमने टिश्यू पढ़ा, उसके बाद हमने पेशीय तंत्र पढ़ा, उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। तो अगर आप ये सारा सिस्टम जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से शुरू होता है, और जैसे जैसे हम नीचे होते हैं उसी हिसाब से हम सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो अब हमने रिब्स पढ़ लिया, रिब्स के अंदर हार्ट है तो हार्ट को भी पढ़ लिया, कार्डियक सिस्टम को भी पढ़ लिया, ब्लड को भी पढ़ लिया, आर्टरीज को भी पढ़ लिया, तो कंठ है उसको भी पढ़ लिया। तो अब क्या आया? अब आ गया स्टमक। इसके बाद नीचे स्टमक है तो हम पढ़ेंगे क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। जैसे एनाटॉमी के लिए स्केलेटल सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह फिजियोलॉजी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी का फंक्शन, ऑर्गन काम कैसे करता है। अब ऑर्गन सही काम करे उसके लिए क्या जरूरी है? ऑर्गन का पाचन शक्ति सही रहे। क्यों? क्योंकि ऑर्गन का सही काम करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगा? हम जो खाएंगे उसको जब वो ठीक से पचाएगा उसी से एनर्जी मिलेगा, उसी से हमारे शरीर में एंजाइम्स बनेंगे, तो हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारे शरीर का रोग प्रतिरोध का क्षमता मजबूत होगा। अगर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो आप पैसा कर अरबों कमा लो, कोठी 10 खरीद लो, कारें 10 खरीद लो, आप ठीक नहीं रह सकते। कुछ भी कर लो आप। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह से शुरू होकर, मुख से शुरू होकर मल त्याग तक ये पूरा सिस्टम आता है। हम खाना खाते हैं और हम एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वहां तक ये सारा सिस्टम काम करता है। और ईश्वर, इंसान क्या रिसर्च करेगा, क्या साइंस पढ़ेगा, क्या बनाएगा? भगवान ने बाय डिफॉल्ट ऐसी ऐसी
चीजें बनाई हुई है कि इस साल इंसान तो सोचता ही रह जाएगा, कितना भी कर ले वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। तो इस सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पार्ट, उसमें ये सिस्टम बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके घर में 5 मेंबर हैं, उसमें से 4 लोगों को कब्जियत है। वो मैं पहचान बता दूंगा, आप खुद ही चेक कर लेना। देखो बता ही देता हूं, बता क्या दूंगा। ये हमारा हाथ है, देख लो, सब देख लो ठीक से। ये हमारा अंगूठा है, ये देखो। ये कभी मुझे मौका मिलेगा तो हाथ कैसे हमारा शरीर है वो मैं बढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये सोच ले, देखिए ये इंडेक्स फिंगर और ये है थंब, दोनों के बीच में निचला हिस्सा, इसको 4 बार प्रेस करना, थोड़ा प्रेशर देके। हर किसी को पेन फील होगा आपके घर में, हर किसी को पेन फील होगा। अब जिस दिन यहां पे पेन फील होना बंद हो जाए तो समझ लेना कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। जब तक ये पेन, कोई कहता नहीं हम तो फ्रेश होते हैं, नहीं हमें तो कुछ नहीं है, उसका पैमाना ही अलग है। केवल आप फ्रेश होने जाते हो उससे नहीं होता। कहा जाता है कि जो एक बार फ्रेश होने के लिए जाए उसे क्या कहते हैं, योगी। जो 2 बार जाए उसको कहते हैं निरोगी, और जो 3 बार जाए उसको कहते हैं रोगी। अब इस डेफिनेशन में आप अपने आप फाइंड आउट कर लोगे। जो 1 बार जाए वो हुआ योगी, रेगुलर बेस की, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो 2 बार जाए वो कुछ हद तक स्वस्थ इंसान है, और जो 3 बार गया वो तो स्वस्थ है ही नहीं, वो तो रोगी है। ये सब जगह लिखा हुआ है, तो इससे भी आप तय कर सकते हो कि आप किस श्रेणी में आते हो। अब जैसा मैंने बोला कि मुख से लेके एनस तक ये सिस्टम काम करता है, और इसमें बहुत सारे ग्रंथियां हैं, बहुत सारे अंग हैं, जो सब मिलकर सामंजस्य से काम करता है, और इसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस तंत्र में आगे पढ़ने से पहले मैं समझना चाहता हूं पाचन क्या होता है। कोई आप में से बता पाएगा पाचन, डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? व्हाट इज डाइजेशन? पाचन किसे कहते हैं, पाचन क्या होता है? आप में से किसी जो समझ में आता है वो बोलो, यहाँ पे कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पाचन शक्ति हमारे शरीर में पाचन काम करता है। जो भी चीज खाते हैं वो, मैंने पाचन शक्ति की बात नहीं की है, मैंने पूछा है पाचन को। सवाल को सुनना भी, जब बच्चे आपके घर में बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो आप समझाते हो उसको क्या, पहले प्रश्न समझो, जवाब तो अपने आप आ जाएगा। तो प्रश्न समझने का मतलब प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस आपने कर लिया तो ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा, कहां जाएगा वो। उसी तरह जब आपसे पूछा जाता है तो पहले प्रश्न समझे। मैंने पूछा पाचन, डाइजेशन क्या होता है, आपने पाचन शक्ति की बात करने लग गए। जो भी चीजें मुंह से लेके चबा चबा के पेट में अन्न नली के द्वारा पेट में जावे और उसका जो रस बने और वो रस पूरे शरीर में जाता है, उसे बोलते हैं पाचन तंत्र की क्रिया, और वही पाचन, उसी में पाचन गिना जाता है। काफी हद तक इन्होंने सही कहा है, ठीक है। क्या होता है, हम दिन भर जो खाना खाते हैं, जो पोषक तत्व जिसे आप कहते हो कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीजें हम अलग अलग पदार्थों से लेते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं, क्यों कहा जाता है कि खाना को चबा के खाना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक
बड़े बड़े अणु होते हैं। एक खाना जो आप खाते हैं, एक निवाला जो लेते हैं, वो एक अणु के बराबर है। अब उस अणु को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा आपके शरीर में उपस्थित एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, और इस परिवर्तित करने के प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन। तो जब आप, भगवान ने हमारे मुंह में, या कोई भी जो लिविंग बीइंग है उसके मुंह में दांत दिया हुआ है, दांत क्या काम करता है? टूथ का काम क्या होता है? टूथ का काम होता है इंसीजर करने का, अणुओं को परमाणु में बदलने का। जो निवाला आपने लिया उसको टुकड़े टुकड़े विखंडित करके, विखंडन को क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया। साइंस में विखंडन करने को ही रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो वो विखंडित करके, केमिकली उसको डिजॉल्व करके, घुलनशील यानी लिक्विड जो आसानी से मिल सके, लिक्विड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। उसको क्या कहते हैं? लिख लीजिए आप, एलिमेंट्री कैनाल, या हिंदी में कहेंगे उसे आहार नाल, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अब इसका जो प्रमुख भाग है, नाम लिख ले आप, इसी सबको हम इसमें पढ़ेंगे। पहला, माउथ, मुख। नंबर 2, फेरिंग्स, ग्रसनी, फेरिंग्स यानी ग्रसनी। नंबर 3, ग्रास नली। ग्रास का मीन्स क्या होता है? अगर हिंदी में आप समझने की, ग्रास, इसे इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। ग्रास, ग्रास का मतलब जो निवाला हम लेते हैं उसको हम कहते हैं ग्रास, और जिस नली के द्वारा होकर वो गुजरता है उसको हम कहते हैं ग्रास नली, इसोफेगस, फूड पाइप। चौथे नंबर पे है स्टमक, अमाशय। 5वें नंबर पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। 6ठे नंबर पे है लार्ज इंटेस्टाइन। 7वें नंबर पे है रेक्टम यानी मलद्वार। छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, या उसको रेक्टम लिख सकते हो। उसके बाद है ग्रंथियां, ये तो अंग हो गए। अब है ग्लैंड। पहला कौन सा ग्लैंड है? स्लाइवरी ग्लैंड, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा है लीवर। तीसरा है पैनक्रिया। अब इतनी सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? एलिमेंट्री कैनाल। इसलिए इसका जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर। अब आप देखो, 8 से 10 मीटर अगर आप लोगे तो 50 गज का प्लॉट हो जाता है। इतनी लंबी पाइप आपके शरीर में होता है। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। अब जो नाम आपने लिखा, एक बार इसको पढ़ो। कोई पढ़ के सुनाएगा? देखो, थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट करो तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। सर, पहला है ग्रास नलिका, इसोफेगस कहते हैं। दूसरा है स्टमक, जो जिसको आमा से बोलते हैं। सबसे पहले माउथ आएगा जी, माउथ के बाद ग्रासिमा आएगा, उसके बाद ग्रास नलिका आएगा, उसके बाद आमाशय आएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद रेक्टम और इसके बाद ग्रंथिया। ये 10-8 विभाग होते हैं जी। अब आप इतना नाम सुना आप लोगों ने। अब अगर आप गौर से अपने लाइफ में, अपने घर में देखोगे
तो 100 में से 95% इन्हीं अंगों से रिलेटेड बीमारी होती है। 100 में से 95%, 95% डिजीज बिलोंग्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी की शुगर है, डायबिटीज है, किसी के रेक्टम में इशू है, किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में इशू है, किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में इशू है, किसी का स्टमक खराब है, किसी का फूड पाइप, खाना ही अंदर नहीं जा रहा है, कोई खाना चबा भी नहीं पा रहा है, किसी का मुंह खुलता ही नहीं है। अब देखो कितनी सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। नाम, बीमारी का नाम लोगे तो मोर नियर अबाउट 100 डिजीज बिलोंग्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं बार बार जो जोर दे रहा हूं इस पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से स्टडी करना है, वो इसीलिए दे रहा हूं कि आप जितनी बीमारी का नाम लोगे उसमें से 90-95% डिजीज बिलोंग्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्थो या न्यूरो का काम तो एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई तो ऑर्थो न्यूरो का काम आता है, अदरवाइज तो सारे डॉक्टर आपको इसी के मिलेंगे। अगर मैंने डॉक्टर की जो डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट लिखवाई हुई है उसमें मैच करोगे ना, उसमें अगर 15 लिखवाई हुई है तो 12 इसी से बिलोंग करते हुए दिखेंगे आप। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका हमें बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। और जो मैंने बोला कि आफ्टर फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद यू आर एबल टू प्रैक्टिस, और वो मैं एम ही नहीं बोल रहा हूं, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो 100% आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर हम और नेटवर्क का इशू आ गया, तो अब अगर हम इसमें पढ़ना चाहें तो शुरू करें ऊपर से। हमने ग्रंथियां कौन कौन सी पढ़नी है वो भी समझ में आ गया, हमने अंग कौन कौन सा पढ़ना है वो भी समझ में आ गया। अब एक जो ग्रसनी का है, ग्रसनी में आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इतनी डिटेल में हम नहीं जाना, ग्रसनी पे ही रहो, इतनी डिटेल में फिर कंफ्यूजन हो। जठराग्नि का नाम सुना हुआ आप लोगों ने? जी। क्या काम होता है जठराग्नि का? खाना उसमें रहता है, एसोफेगस से खाना रह के वो आगे डाइजेस्ट, सूक्ष्म पार्ट में डाइजेस्ट होके आगे जाता है। डाइजेस्ट होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बहुत सारे एसिड और अल्कलाइन की। उसमें से एक इंपॉर्टेंट एसिड होता है, उसको क्या कहते हैं? इसमें हम लीवर क्यों पढ़ेंगे उसका कारण ही वही है, उसको हम कहते हैं बाइल जूस। नाम सुना हुआ है? इस पे भी डिटेल हम पढ़ेंगे। बाइल जूस, बाइल जूस क्या होता है? काइंड ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय लीवर। और कैसे आता है हमारे स्टमक में? लीवर से वो गॉल ब्लैडर में जाता है और गॉल ब्लैडर से स्टमक में जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि जिस चीज पे वो ड्रॉप गिरेगा वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो वो बाइल जूस स्टमक में जाता है, वो खाने को डिजोल्व करता है। डिजोल्व करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलता है? जठराग्नि से मिलता है। ये सारा प्रोसीजर है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब हम मुख से शुरू करेंगे। पहले हमने समझा क्या कि मानव शरीर भोजन द्वारा यानी इनटेक करके क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा।
एनर्जी प्राप्त करने के लिए इंसान क्या करता है? भोजन करता है। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? अलग अलग तरह के मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण इत्यादि। इनमें अधिकतर चीजें ऐसी होती है जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा टफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गिलास प्लेन दूध पीते हो तो अपने आप में एक टाइम का भोजन है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए। इसलिए हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं दूध में हल्दी मिला के पिया करो। जब दूध में हम हल्दी मिला देते हैं तो क्या होता है? दूध पॉलिमराइज हो जाता है, यानी उसके घटक जो है टूट जाते हैं, तो डाइजेस्ट होना आसान हो जाता है। तो वो जो घटक, जो तत्व होते हैं, जो पार्ट होते हैं, जो कि बड़ा टफ होते हैं डाइजेस्ट होने में, तो शरीर में अवशोषण के द्वारा इसको सरल बनाया जाता है। अब इसमें एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। हमारा पूरा शरीर को स्वस्थ रखने का ये फॉर्मूला। इस 3 चीज को ठीक रखो, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ सकते। जो बीमार पड़ा समझ लो उसका ये 3 चीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और यही 3 चीज पाचन तंत्र एक्चुअली में कहलाता है। तो हमने समझ लिया कि पाचन, जो विभिन्न पदार्थ हम इंटेक करते हैं, वो केमिकली, रासायनिक तौर पे जब वो विघटित होके घुलनशील तत्व में चेंज हो जाते हैं और वो फिर हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, और यही काम है पाचन तंत्र का, कि हार्ड फूड को ब्लड तक पहुंचाना और वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जित करना। ये 2 इंपॉर्टेंट काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब पहला था, हमने पढ़ा मुख। हमने पढ़ा कि भाई मुख के द्वारा भोजन करते हैं, मुख के द्वारा पानी पीते हैं। तो ये जो 10-12 पॉइंट हमने पढ़ा, जो आहार कैनाल यानी आहार नाल में आता है, एलिमेंट्री कैनाल में आता है, तो हम पहले एलिमेंट्री कैनाल से ही शुरू करते हैं। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है वो देख लिया आपने, इसकी लंबाई कितनी होती है वो भी आपने समझ लिया। अब लिख लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल का इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है। नंबर 1, डाइट को फ्लेक्सिबल बना के डाइजेशन करना, आहार को सरलीकृत करके पचाना, नंबर 1। नंबर 2, डाइजेस्टेड फूड को, यानी पचित आहार, जो आहार पच गया है उसका अवशोषण करना, और नंबर 3, जो अवशोषण मीन्स ब्लड तक ले जाना, ब्लड में घुलना। अब जो ब्लड में नहीं घुला वो क्या हुआ? हमारे शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल हो गया। तो वेस्ट मटेरियल को कहां पहुंचाना? रेक्टम तक पहुंचाना, रेक्टम के थ्रू उसको बाहर कर देना। ये उत्सर्जन की प्रक्रिया है। अब जो पाचन कार्य है, आहार नाल में अलग अलग तरह की ग्रंथियां पाए जाती हैं। आहार नाल में अलग अलग तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि क्लास में फिर डिस्टरबेंस हो जाती है, फिर मैं भी लय मेरा टूट जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि आहार नाल में डिफरेंट ग्रंथियां काम करती है, और उस ग्रंथियों के द्वारा जो उत्पन्न किया गया पाचक रस, जैसे डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस कैसे बनता है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन को
रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा घुलनशील बनाना और उसको अवशोषित करके ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब वो ब्लड में मिक्स हो गया तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ये जो रस डाइजेस्टिव जूस होता है वही आपके एनर्जी का सोर्स होता है। आपके शरीर के शक्ति का राज उस डाइजेस्टिव जूस में छुपा होता है। जो वो जूस ही है जो आपके शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन, वसा, फाइबर, इन सब को पहुंचाता है आपके शरीर में, इवन वाटर। तो ये जो सारी चीजें जब डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर हो जाता है तो आहार नाल के अलग अलग ग्रंथियों द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है, यानी ब्लड में मिक्स किया जाता है। और फिर ये कहां पहुंचता है? एक पेशी है जिसको कहते हैं स्प्रिंटर, वहां तक पहुंचता है और वहां से इसका अब पाचन कार्य में ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन कार्य में अलग अलग ऑर्गन का इस्तेमाल कैसे होता है इसकी स्टडी हम करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि पहला पार्ट क्या है? मुख का, यानी माउथ। पहला पार्ट क्या है? माउथ। अब माउथ का क्या काम होता है? भोजन आरंभ कहां से होता है? हमारे मुख से। हम आहार कहां लेते हैं? निवाला सबसे पहले मुख में डालते हैं। तो मुख में देखो यहां से फूड पाइप खुलता है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ना, वो यहां से खुलता है, वो ऐसे बॉल शेप में होता है। अब उसमें कोमल कोमल तालु पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे हमने निवाला मुंह में लिया और उसको अपने दांतों से चबाना शुरू किया, प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। अब यहीं पे काम आता है क्या? स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियां कहां स्थित होती है? देखो, अपने टंग को ऊपर करके देखोगे तो इसके साइड में आपको ऐसे लगेगा जैसे पानी से सींचा हुआ है। तो ये जो साइड का हिस्सा होता है, जैसे जहां से लगता है आप जैसे ओपन करके देखोगे अब पानी गिरेगा, उसे कहते हैं लार, स्लाइवा। अब अगर आपका प्रॉपर स्लाइवा नहीं बनता है तो आपका खाना उस तरह न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट नहीं कर पाएगा जैसी शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर में दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, ब्लड और स्लाइवा। स्लाइवा बड़ा भाई होता है और ब्लड छोटा। क्यों? ब्लड अगर आपके शरीर में कमी है तो ब्लड बैंक से मिल जाएगा, लेकिन अगर लार आपके शरीर में कमी हो गई, आपका जब इसकी पहचान क्या है? कई लोगों को आप देखते होंगे कि उनको पूछो तो कहते हैं हमारा गला सूख रहा है, यानी लार नहीं बनता है, उनका स्लाइवा नहीं बनता। अब स्लाइवा नहीं बनता तो क्या करेंगे? खाने का टाइम में भी पानी के बगैर वो खाना खा ही नहीं सकते। अब यही मसला गड़बड़ हो गया, क्योंकि खाना खाते ही जैसे ही आपने पानी पिया तो क्या हो गया? आपके जो फूड में न्यूट्रिएंट्स है वो पॉलिमराइज हो गया, यूजलेस हो गया, क्योंकि वो डाइजेस्टिव रस में कन्वर्ट तो हुआ ही नहीं। अब वो डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपके लिए क्या है? वेस्ट मटेरियल। वो केवल बाहर जाएगा और कुछ नहीं होगा, और बाहर नहीं जाएगा तो आपके शरीर में गैस फॉर्म करेगा, जिससे 50 बीमारियां पैदा होंगी। तो लार को ठीक रखना कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझ गए होंगे
कि लार उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ब्लड। तो जब हमने खाना मुंह में लिया और अपने टंग से, जीभ से उसको चलाया और फिर उसको टुकड़े टुकड़े अपने दांतों, जो इंसिजर का काम करता है, उससे, इसे कहा जाता है कि चबा के खाओ। आप उसको रस के रूप में अपने मुख में ही इतने टुकड़े, यानी अणु को इतने विखंडित कर दो तो ऐसा लगे कि आप जूस पी रहे। रॉ फूड अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर रॉ फूड अंदर जाएगा तो अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा उसको विखंडित करने के लिए। इसलिए ईश्वर ने बाय डिफॉल्ट आपको टूथ दिया कि आप उसको विखंडित, अपने टूथ में वो ताकत होती है, टूथ है चीजों को विखंडित करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। टूथ का इस्तेमाल केवल इसलिए करते हैं कि काट के खाया, 2 बार घुमाया, अंदर कर लिया। बीमारी की जड़ यहीं पर है, इसको हमने ठीक करना है। अब जो मुख में गुहा, ये नली पाई जाती है, वो अलग अलग पेशियों द्वारा निर्मित होती है। एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया टंग, जिह्वा। अब जिह्वा देखो क्या है, अब यहां भी एक है, ये मैं कभी बाद में लूंगा। टंग जो है ना, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर कहता है अपना जी दिखाओ। क्यों? टंग को देख के भी आप पता कर सकते हो कि इस इंसान को क्या बीमारी है। डॉक्टर टंग देखते ही एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको कहते हैं टंग डिप्रेसर। डॉक्टर ऐसे आपके मुंह में डालता है, उसको डाल के नीचे करके पूरे जीभ को देखता है। अब जीभ के ऊपर क्या क्या पहचान है वो मैं कभी फुर्सत से बताऊंगा, जब उसकी स्टडी करेंगे। तो जीभ को 9 भागों में बांटा गया। ये देखो, इसको ऐसे क्रॉस करके 9। अब हर एक हिस्से का अपना अलग इंडिकेशन है, उसका अपना अलग मतलब है, और केवल यही देख के कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही देख के आप पता कर सकते हो कि इस इंसान को ये बीमारी है। वो कहे चाहे ना कहे, जो आप कहोगे 100% फैक्ट होगा। वो गलत, चाहे वो जाके लैब में टेस्ट करा ले, वो बीमारी आएगी ही आएगी। इसका टंग डायग्नोसिस का कोर्स अलग से होता है, नेल डायग्नोसिस का कोर्स अलग से होता है, फेस डायग्नोसिस। फेस देख के बता दिया जाएगा कि आपको ये बीमारी है। तो जो जीवा है उसको क्या कहता है, फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल ये मुख के मध्य भाग में है और यही स्लाइवा जनरेट करने का काम करता है। 2 दांतों के बीच में, मस्कुलर के बीच में, दोनों साइड 16-16 दांतें पाई जाती है, जिसे हम मसूर कहा जाता है। इंग्लिश में उसको गम कह सकते हैं आप। अब ये 4 तरह के होते हैं दांत, लिख लो। नंबर 1 इंसीजर। सबसे आगे के जो दांत होते हैं उसको कहते हैं इंसीजर। उनका काम क्या है, हिंदी में अगर लिखना चाहो कृंतक, इंग्लिश में ही हिंदी बना के लिख लो इंसीजर। इसका काम होता है काटना, किसी चीज को काटना। दूसरा होता है केनाइन, रदकन। जो पहले के दांत होते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले दांत निकलने की उम्र क्या होती है, 6 मंथ। अब उसके केनाइन निकलने की उम्र क्या होती है, 16 से 20 महीने। उसके बाद जो होता है उसे कहते हैं प्रीमोलार्स।
ये भोजन को चबाने के काम आते हैं। और उसके बाद आता है मोलार्स। तो 2 साल की उम्र में लगभग ये दांत आ जाते हैं। पहले दांत का काम क्या हुआ? काटना। दूसरे जो कैनाइन है उसका काम क्या हुआ? उस कटे हुए हिस्से को टुकड़े टुकड़े करना। तीसरा चरण में उसको चबाना, और चौथे चरण में चबाकर उसको घुलनशील चीजों में परिवर्तित करना। और इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निभाता है? वो है टंग। तो ये तो हो गया हमारा मुख का पार्ट। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने समझ लिया होगा। 2 चीज इसमें, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्लाइवा। आपके शरीर में स्लाइवा का जनरेट होना बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं होता है तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। अब दूसरा हमने पढ़ा ग्रसनी, यानी फेरिंग्स। अब ये जीवा का जो तालु होता है उसके पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पी नुमा होती है। जैसे आप बाइक पे या गाड़ी पे जब इंजन ऑयल डालता है ना, तो एक कुप्पी टाइप का उसमें डालता है ताकि वो प्रॉपर जाए। उस कुप्पी टाइप का कुप्पी नुमा शेप होता है इसका, जिसको हम कहते हैं ग्रसनी। अब ग्रसनी का काम क्या है? ये देखो, यहां पर देख रहे हो भगवान देखो कितना सुंदर चीजें बनाते हैं। आप पानी पीते हो, खाते हो, श्वास लेते हो। अब तो पेन दो जरा, पेन दो। एक मिनट जी। अब ये देखो, ये मैंने बना रखा है। यहाँ पे बीच में जीरो जैसा दिख रहा होगा। एक पट्टा इस तरफ है, एक पट्टा इस तरफ है। अब समस्या क्या है कि आप लोगों को हिचकी आई है कभी? हिचकी आती है कभी आप लोगों को? आती है सर, आती है। समस्या भी खड़ी कर देती है कभी कभी। क्यों आती है हिचकी मालूम? एक पुरानी कहावत है सर, कोई याद कर रहा है क्या? मैं बता देता हूँ इस पुरानी कहावत के पीछे भी क्या स्टोरी है। देखो, पहले देखो, यहाँ एक जीरो जैसा है, दिख रहा है आप लोगों को? कागज पे मैंने एक लाइन बनाई है। सबसे ऊपर देखो, यहाँ जहां हाथ दिखा रहा हूं मैं, बीच में जीरो बना हुआ है। एक साइड पट्टा इधर है, एक साइड पट्टा इधर है। अब जब आप खाना खाने बैठते हो, पानी पीते हो और सांस लेते हो, अब यही एक मेन गेट है। और इसी के नीचे श्वास नली, आहार नली सारे जुड़े हुए। अब जैसे ही आप वन साइड से खाना खा रहे हो तो ये ऐसे आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा। आप श्वास ले रहे हो तो खाने वाला ऐसे पट करके बंद कर देगा। अगर ऐसा ना हो तो आहार नली में अगर श्वास चला जाए और श्वास नली में अगर आहार चला जाए, ऑपरेशन करने की नौबत तक आ जाती है। और अगर हल्का सा कोई हो, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो, तो आपको हिचकी आने लगेगी। फिर क्या कहते हैं? पानी पियो, सर को ठोको, या फिर माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने याद किया कई चीज आपको, क्या अच्छा तूने ये चुराया है, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। ये स्टोरी है इसके पीछे। तो ये जो हिस्सा है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। और कितनी इससे मैनेज करते हैं देखो, पानी पी, खासकर खाना खाने के समय में ऐसा तो नहीं होता कि खाना खाने के समय श्वास रुक जाएगा। तो जब आप खाना खाते हो और श्वास भी लेते हो,
तो उस टाइम जो मैनेज करना है, ये मैनेज करने का काम कौन करता है? ग्रसनी। अब इसका 3 पार्ट है। पहला नेसोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स और तीसरा लैरिंजोफेरिंग्स। कभी आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल जाता है तो उसके पाइप लगा दिए जाते हैं और एक इतना सा बड़ा सा होता है, उसको क्या कहते हैं मालूम आपको? लैरिंजोस्कोप। जब इंसान प्रॉपर तरीके से फूड पाइप के थ्रू डाइट नहीं ले पाता है तो इस इस्तेमाल किया जाता है उसको खाना देने के लिए। तो वो कहां जाके खुलता है? अभी हमने क्या बोला? लैरिंजोफेरिंग्स। डायरेक्ट वो पाइप लगाएगा और वहां जाके खुलेगा ताकि सांस और खाना में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सीधा कंठ के बीच में ग्रसनी के एक पार्ट में होता है जिसको क्या कहते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स। तो ये उस स्थिति में आता है जब आपको आईसीयू में ले जाया जाता है। उसके बाद है इसोफेगस, ग्रास नली। ये एक बहुत ही संकरी नली होती है जिसकी 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है और ये जो है ग्रसनी के निचले हिस्से से प्रारंभ होता है और ग्रीवा के थ्रू डायफ्राम के पास जाके खुलता है। इसका मुख्य काम क्या है? भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। आपने जो भोजन खाया वो अमाशय तक पहुंचाना। जब इसी पाइप के थ्रू खाना जो जाता है और अमाशय उस खाना को एक्सेप्ट नहीं करता है या उस खाने को ऊपर फेंकता है, इसी बीमारी को क्या कहते हैं? हाइटस हर्निया। आप कुछ भी खाओ उल्टी हो जाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ये ऐसी बीमारियां हैं कि बड़ा मुश्किल होता है इसको ठीक होने में। एलोपैथी वाले के पास इसका कोई दवाई नहीं होता। अभी 2 दिन पहले की बात बताऊं, एक सज्जन है, वो रिपोर्टर है, उनकी वाइफ है, वो बहुत ही तबीयत खराब थी उनकी पिछले 2-3 महीनों से। तो उनका बीपी, शुगर, सब चीज की प्रॉब्लम्स हैं। काफी लंबे समय से एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कल परसों की बात है, वो अचानक चक्कर आ गया, वो गिर गई। उन्होंने वहीं से मुझे फोन किया कि भाई उनको प्रॉब्लम्स थी कुछ कुछ, तो उनको मैंने कुछ कुछ दिया था, तो आराम मिल गया। तो उन्होंने फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें। तो फिर मैंने इमरजेंसी में कुछ बताया। उसके बाद जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको बोला कि 15 दिन इनको लिक्विड फूड पे रख दो। अब अभी 3 दिन हुए हैं उनको लिक्विड फूड पे रहते हुए, वो काफी रिलैक्स हो गए। हमने कोई दवाई नहीं दी। क्या हुआ? उनकी इम्यूनिटी वीक है, काफी लंबे समय से एंटीबायोटिक दवाइयां ले रही है, तो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो इतने स्ट्रांग है ही नहीं कि वो खाना खाएंगे और पचा पाएंगे। तो हमने क्या कहा, खाने के प्रोसीजर को, पचाने के प्रोसीजर को 60% खत्म कर दिया। पका हुआ खाना खाना ही नहीं है, रॉ फूड खाना ही नहीं है, जूस पीना जी। अब जूस में आपको केवल वेजिटेबल जूस से अच्छा नहीं लगता, फ्रूट जूस से अच्छा नहीं लगता, तो मूंग के दाल का पानी, पतला पानी बना लो, वो भी जूस है। नमकीन भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चावल खाने के आदी हो तो चावल मत खाओ, उसमें से मांड निकाल लो, खा लो, ताकत उससे ज्यादा मिलेगी चावल खाने से ज्यादा।
तो 3 दिन में ही उनको काफी फर्क पड़ गया। अभी क्लास से 10 मिनट पहले फोन आया था कि वो काफी रिलीफ महसूस कर रही है। हमने, यही है नेचुरोपैथी, हमने कोई दवाई नहीं दिया उनको, 1 रुपये की कोई दवाई नहीं दी है, लेकिन वो ठीक हो रही है। इसी को नेचुरोपैथी कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा। प्रकृति प्रदत्त चीजों से जब उसका इलाज आप कर रहे हो तो एक्चुअल में यही प्राकृतिक चिकित्सा है। बाकी तो आज की डेट में प्राकृतिक चिकित्सा भी एक हमारे हिसाब से प्रोफेशन है, तो कमाने के तरीके भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्राकृतिक चिकित्सा है वो प्रकृति प्रदत्त चीजों से जब आप इंसान को ठीक करते हो तो इसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। तो इसोफेगस पे हम कल बात करेंगे, क्योंकि सर का फोटो दिख गया मुझे और 8 बजे से फिर सेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बृहद चर्चा, इस पे 4-5 क्लासें होंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके ट्रीटमेंट में काम आने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा तसल्ली से पढ़ाऊंगा सर, और चीजों को भले ही मैं थोड़ा कट कर दूं, लेकिन इसको मैं तसल्ली से पढ़ाऊंगा ताकि इनको अच्छी से समझ में आ जाए। 2 मिनट का समय है, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर नमस्कार जी। सर जैसे तालुए के आप बता रहे थे सर, तालुआ है जी, जैसे हमारे ग्रंथि, इसके अंदर सर एक व्हाइट व्हाइट सा अंदर लग जाता है सर, वो क्यों होता है? थोड़ा सा उसके बारे में बताना। अंदर कंठ के अंदर लूंगा।